Hello friends, welcome to A1IS. Today again we will discuss important question regarding our previous topic and then we move to the important organization. तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था, क्वाड और I2U2, ये दो इंपॉर्टेंट में हमने डिस्कशन किया था। उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट मेंस क्वेश्चन है, इसको आप लिखिएगा। आई होप मैंने अभी जितने भी वीडियोस में डिस्कशन किया और उसको लेकर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप जब क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आपको पता चल जा रहा होगा कि दिस क्वेश्चंस को अगर हम कंप्लीट लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, ऑन द गिवन टाइम, वर्ड्स, सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो वो चीज़ को लेकर कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो सारे क्वेश्चन ना सारे बाउंड्रीज को कवर किया है। तो अगेन दिस टू इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करते हैं। द क्वाड एंड I2U2 are two important groupings with a focus on regional cooperation. तो यहाँ पे जो पहला टर्म आता है रीजनल कॉपरेशन, देन वी मूव टू द कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ these two groupings and evaluate their impact on इंडो पैसिफिक एंड वेस्ट एशियन रीजन। हमने दोनों टॉपिक में सारे चीज डिस्कस किया था, वेस्ट एशिया को भी लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर, तो रीजनल कॉपरेशन को लेकर बहुत चीज ने बात किया गया। फोकस ऑन रीजनल कॉपरेशन, तो वहां पे इंडो पैसिफिक है, आसियान सेंट्रलिटी की बात की गई इन क्वाड। अगर हम I2U2 की बात करें तो रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई है, इकोनॉमिक कॉपरेशन इंटीग्रेशन की बात की गई है, कनेक्टिविटी की बात की गई है। देन वी मूव टू द सेकेंड पार्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। दोनों का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। एक जगह हम चाइना को मोस्टली फोकस किए हैं, तो दूसरी जगह ईरान को मोस्टली फोकस किए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे हम प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, फ्री एंड ओपन की बात कर रहे हैं, तो दोनों जगह में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक सिर्फ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक की बात की गई है इन क्वाड, और जब हम I2U2 की बात की गई तो टोटली इकोनॉमिक पे फोकस किए, कनेक्टिविटी पे फोकस किए हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज की बात की है। तो सारे चीज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, हम इंडिया कैसे डिहाइपेनेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है इंडो पैसिफिक में या वेस्ट एशिया में। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां आपको आप जब लिखिएगा तो सारे चीज को कवर कर दिया जाएगा। तो आई होप इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। नाउ वी मूव टू द आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, बीमस्टेक। बीमस्टेक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है भारत को लेकर। दूसरा, बहुत सारे करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं बीमस्टेक को लेकर। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज बीमस्टेक, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, द रिसेंट डेवलपमेंट्स और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेकर। जब हम बीमस्टेक बात करते हैं, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आता है इंडिया के 3-4 इंपॉर्टेंट पॉलिसी को लेकर। जो सबसे पहला पॉलिसी है वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये बीमस्टेक विल कवर दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। दूसरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और आप देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यहाँ पे, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, वहां को लेकर भी इनस्टेबिलिटी है, उसका इंपैक्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा होगा। तो फॉर दैट रीजन इनस्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट, और उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बीमस्टेक का जो रीजनल कॉपरेशन है, एक इकोनॉमिक ब्लॉक का जो कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हो सकता है इस पर बीमस्टेक को लेकर भी क्वेश्चन डेवलप हो। तो वी हैव टू कवर ऑल एरियाज व्हेन वी टॉक इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स डेवलप। तो आपको पता है इसमें कितने कंट्रीज हैं? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, Nepal, Bhutan, 7 countries है। And this is very important economic bloc which forms in 1997 Bangkok Declaration के थ्रू 1997 में, जून 1997 में 4 countries came together and form this economic bloc. तो very important regarding this, when we talk about the timeline or evolution, in 1997 June, through Bangkok Declaration, 4 countries came together. कौन थी वो कंट्रीज? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड
and form BIST इकोनॉमिक कॉपरेशन, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये जून में शुरू हुआ था। इन दिसंबर म्यांमार रेडी टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस बिस्ट इसी, उसके बाद इसका नाम पड़ा BIMSTEC। तो दिस इज द बिगिनिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन थ्रू बिम्स्टेक। उसके बाद 2004 में नेपाल एंड भूटान इंटर इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकेम बिम्स्टेक। दिस बिकेम बिम्स्टेक। उसके बाद इनका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, नेपाल and Myanmar। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट बिम्स्टेक। तो ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्लॉक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बिम्स्टेक। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इसके जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जो हमें इससे समझना होगा, दिस इज द बिम्स्टेक व्हाट वी हैव डिस्कस। फुल फॉर्म मल्टी सेक्टोरल, फाउंडेड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब हम इंपॉर्टेंस बात करें तो दिस इज द इंपॉर्टेंस वन कि बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है। 22% ऑफ पॉपुलेशन, 22% ऑफ पॉपुलेशन कवर्ड विथ बिम्स्टेक, देन 2.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। So this is very important. 1/4 of world's traded good across the every year. So this is one of the area where we have to focus कि बिम्स्टेक कितना क्यों जरूरत है। तो ये सब पॉइंट आपको पते होने चाहिए कि हाउ मच पॉपुलेशन दिस कैटर बाय बिम्स्टेक, जीडीपी कितना कैटर करती हैं, व्हाट आर द एरियाज, 6 फोकस एरियाज, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सबमिट कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था एंड द लास्ट श्रीलंका इज द करेंट चेयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द बिम्स्टेक। नाउ we move to the important ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लॉक का कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स व्हेन वी टॉक अबाउट। पहला, इट इनेबल इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, म्यूचुअल असिस्ट मेंबर्स टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉपरेशन, पॉवर्टी को रिमूव करना, एस्टेब्लिश मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी, प्रमोट कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये मैप से भी आपको समझ में आ जाएगा द कंट्रीज लोकेटेड इन दिस बिम्स्टेक एंड दिस 7 कंट्रीज। तो ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान रखा जाए एंड दे डिवाइडेड इनटू मल्टी सेक्टर। तो मल्टी सेक्टर जो शब्द यूज किया गया है, देयर आर 14 मल्टी सेक्टर ड्रिवन एरियाज जहां पे फोकस किया गया है डेवलपमेंट को लेकर, और हर कंट्रीज को कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स दिए गए हैं जहां पे वो काम करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्ट इन 1997 इन द पोस्ट कोल्ड वार। जब पोस्ट कोल्ड वार खत्म हुआ था तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर इंडिया गोइंग द फेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड नाउ चेंजिंग देयर शिफ्ट। जैसे 1991 में क्राइसिस आने के बाद एलपीजी वाला जो रिफॉर्म्स लाए गए एंड इंडिया फोकसिंग ऑन द एक्ट ईस्ट, तो वहाँ पे एक पॉलिसी आया था लुकिस्ट पॉलिसी, जिसको आगे जाकर टर्न किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए था ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक इकोनॉमिक ब्लॉक जो हमें आसियान में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से साथ इंटर किया जाए। और आप देखिएगा तो म्यांमार इज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है जो आसियान का मेंबर है एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो दिस इज द मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ब्लॉक बिम्स्टेक। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बिम्स्टेक धीरे धीरे सार्क को रिप्लेस कर दी। तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इन लास्ट वी विल डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन द सार्क एंड बिम्स्टेक। तो दिस इज द ओवरव्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिम्स्टेक। नाउ
देन वी मूव टू द प्रिंसिपल्स, हाउ बिम्स्टेक वर्क्स, एक वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है। आपको पता है बिम्स्टेक में जो देश है उसमें इंडिया सबसे पावरफुल एंड द लीडर देश है, सबको लीड करती है। लेकिन ये हर देश में एक इंपॉर्टेंट दिक्कत था, उनको डर लग रहा था रिगार्डिंग देयर सॉवरेनिटी, रिगार्डिंग देयर इंटरनल मैटर्स में पार्टिसिपेट करेगी जो बड़ी कंट्रीज हो। तो ये डिसाइड किया गया कि बिम्स्टेक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होंगे, उसी पे काम किया जाएगा। तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स: रिस्पेक्ट फॉर सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल मैटर्स, नॉन एग्रेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट, देखिएगा हर कंट्रीज का कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट इश्यूज है रिगार्डिंग देयर टेरिटरी, सॉवरेनिटी, इनस्टेबिलिटी, उनके कुछ डिस्टर्बेंस हमेशा बने रहते हैं। तो उसको एक क्लियर करने के लिए बिम्स्टेक ने अपने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लॉन्च किए, दैट प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स। क्लियर? नाउ वी मूव टू द वर्किंग स्ट्रक्चर, सबमिट, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, सेक्टोरियल मिनिस्टर मीटिंग्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बातचीत किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा चार्टर शब्द यूज नहीं किया गया। दिस इज वाज द न्यूज, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए थे जो हमें पढ़ने के लिए एक तरीके से दिया जा रहा है कि हाँ दिस विल बी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आवर अपकमिंग बीपीएससी 70 मेंस। अगेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इतना कवर करती है। जीडीपी 2.7 ट्रिलियन, 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स, 6 फोकस एरिया। तो दिस इज द बेसिक एरिया वेयर यू हैव टू फोकस एंड अंडरस्टैंड अबाउट द बिम्स्टेक। नाउ we important move area, this is the important one, objective we have discussed, this is the main sector। जो मैंने आपको बताया था कि बिम्स्टेक डिवाइडेड इनटू 14 मल्टी सेक्टर एरियाज एंड एवरी कंट्रीज हैव टू वर्क ऑन दिस। तो ये जो सेक्टर्स है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, टेररिज्म, इसमें भारत काम कर रही है। डिजास्टर के लिए म्यांमार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए श्रीलंका को दिया गया है। पॉवर्टी के लिए म्यांमार। तो दिस एवरी सेक्टर गिवन टू द कंट्रीज पे काम करती है, हैव देयर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और इंटीग्रेशन है। तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया वेयर हैव टू डिस्कस। ढाका में हमें पता, दिस इज द फैक्चुअल वन जो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है फॉर द मेंस एग्जाम। एंड दिस इज द व्हाट वी हैव डिस्कस इन द बिगनिंग कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ, इवोल्यूशन ऑफ बिम्स्टेक फ्रॉम BIST से कैसे बिम्स्टेक बना। तो दिस ऑल आर वी हैव डिस्कस। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमें मेंस के लिए पढ़ना है, द इंपॉर्टेंट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिम्स्टेक एक्ट एज ए ब्रिज, between South Asian and Southeast Asian countries. So this is the very importance of बिम्स्टेक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी। हम बोल सकते हैं साउथ एशियन कंट्रीज जो भी है, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, और साउथ ईस्ट एशियन थाईलैंड एंड म्यांमार। तो इंडिया, नेपाल, Bhutan, Sri Lanka, these all are the South Asian. And when we talk about the Thailand and Myanmar, so this is one of the important area where we have to understand that this all are the Thailand or Southeast Asian countries. तो ये हमारे लिए बड़ा important है जब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एक्ट इंगेजमेंट with Southeast or ASEAN countries. So this is also important when we talk about the significance of BIMSTEC. दूसरा एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आता है, इन प्रीवियस वी हैव डिस्कस द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। फॉर दैट रीजन
कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखा गया है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, सार्क मेंबर्स के साथ एज वेल एज आसियान कंट्रीज के साथ एक इंपॉर्टेंट लिंक बनाता। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक। हम जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आपको पता होगा लाइक आईएमटी हाईवे, जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की हम बात करते हैं, कालादान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, बीबीआईएन की हम बात करते हैं, बंगाल बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर की बात करते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट रिगार्डिंग बिम्स्टेक। तो ये भी एक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दिस इज अ सिग्निफिकेंस area of BIMSTEC where we have to understand. Then we move to the significance of BIMSTEC regarding India. Significance of BIMSTEC इंडिया। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ब्लॉक जो इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। जैसे पहला, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो मैंने प्रीवियस अभी डिस्कस किया था। दूसरा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बिम्स्टेक व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस। भारत के लिए बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज इट फॉलो 3 प्रिंसिपल्स वेयर इंडिया स्टैंड। फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमने कहा था फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इन्हांसमेंट के लिए हमें आसियान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप करना है, और ये ब्रिज का काम करती है बिटवीन द इंडिया एंड आसियान कंट्रीज, क्योंकि थाईलैंड एंड म्यांमार आसियान के कोर मेंबर्स हैं और हमारे बिम्स्टेक में भी मेंबर्स हैं। दूसरा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, व्हेन वी टॉक अबाउट म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, तो देन दिस एरियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारा प्रायोरिटी बढ़ जाता है। एंड नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए, थाईलैंड को ध्यान में रखते हुए, म्यांमार को ध्यान में रखते हुए, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट बिम्स्टेक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस, इट अलाउज, या बोल सकते हैं काउंटर चाइना। चाइना का प्रेजेंस टूवर्ड्स आवर नेबरिंग कंट्रीज, वो श्रीलंका हो या म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, चाइना का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। टू टैकल, टू काउंटर दिस प्रेजेंस वी नीड लाइक ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक। तो हम चाइना को काउंटर करने के लिए बिम्स्टेक के प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल। तो चाइना हमारे पूरे नेबरिंग कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर दैट रीजन। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी है कि बिम्स्टेक पे हम कितना फोकस करते हैं। मैंने अभी भी डिस्कस किया, अलाउज आसियान वाला पॉइंट आप रोक फिर से लिख सकते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन व्हेन वी टॉक अबाउट बिम्स्टेक। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज द न्यू प्लेटफॉर्म टू इंगेजमेंट विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज। So these all are the important point when we talk about significance of BIMSTEC. important areas, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें थ्रू भारत और इंडिया, तब हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारे लिए बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज को बिम्स्टेक के प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा ऑल स्टेट्स, उसमें इंडिया सबसे बड़े कंट्रीज हैं, वर्क लाइक ए लीडर। तो इंडिया का रोल सबसे बड़ा हो जाता है कि हाउ मैनेज बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का प्रेजेंस कैसे ग्लोबली एंड रीजनली कैसे बढ़ाया जाए, जिसमें इंडिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज में काम किया है, जहां से शो करता है कि इंडिया बहुत सिग्निफिकेंटली एंड बहुत सीरियसली बिम्स्टेक को आगे लेकर जाना चाहती है। जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कनेक्टिंग बिम्स्टेक एंड ब्रिक्स। जब गोवा 2016 में ब्रिक्स समिट हुआ था भारत में, तो उन्होंने बिम्स्टेक और ब्रिक्स को एक तरीके से कोलैबोरेट साथ में मिला दिया था। तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ, जिससे एक तरीके से आउटरीच बढ़ा बिम्स्टेक को एक्सप्लोर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जहां पे भारत का रोल सबसे बड़ा था। मिलन एक्सरसाइज,
एक मिलिट्री एक्सरसाइज था जहां पे नेपाल एंड थाईलैंड को भी इनवाइट किया गया था कि आप इसमें आइए पार्टिसिपेट किए। शुरुआती दौर में उन्होंने तैयार तो हो गए थे लेकिन लास्ट में वो बाहर हो गए थे। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद दिस बिम्स्टेक कंट्रीज इन 2004। तो भारत ने एक इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेकर आए कि जितने बिम्स्टेक के कंट्रीज हैं उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उसको भी बिम्स्टेक के साथ कोलैबोरेट किया। दूसरा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, लाइक आपने जी सेट 7 पढ़ा होगा, जी सेट 7 जिसे साउथ एशिया सैटेलाइट भी बोला जाता है। द टेक्नोलॉजी सपोर्ट गिवन बाय इंडिया टू द बिम्स्टेक कंट्रीज इन रिगार्डिंग नेविगेशन, सर्विलेंस, डिजास्टर रिलीफ, तो इसके लिए भी भारत बहुत आगे है। तो दिस डेवलपमेंट्स एक्सप्लेन और give the view ki how India playing significantly role in BIMSTEC, where India is the largest country compared to others. So these all are the important example when we talk about development by India in BIMSTEC. Now the next important area, challenges. जब हम challenges की बात करते हैं, inconsistent regarding their meeting. नाइनटीन 1997 में बिम्स्टेक फॉर्म हुआ, लेकिन उनका जो परमानेंट सेक्रेटरीट जो ढाका बांग्लादेश में बना वो 2017 में बना। इतने दिनों में, इतने सालों में ज़्यादा सबमिट्स भी नहीं हुए। तो इट शोज दैट कि बहुत सारे कंट्रीज है इसको लेकर सीरियसली नहीं है। जो इनकंसिस्टेंसी बना हुआ रिगार्डिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, सबमिट को लेकर हो, सेक्रेटरीट को लेकर हो, चार्टर को लेकर हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है बिम्स्टेक के लिए। तो आने वाले समय में हमने देखा कि कैसे बिम्स्टेक हैव बिकम ए लीगल पर्सनैलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट बिम्स्टेक एडॉप्टेड चार्टर। तो ये सारा चीज़ है जो हमें पढ़ना है। दूसरा, नेग्लेक्ट बाय मेंबर स्टेट्स, नेग्लेक्ट बाय मेंबर स्टेट्स। यहां पे एग्जांपल में आप थाईलैंड एंड म्यांमार को एग्जांपल ले सकते हैं। दे बोथ आर मोर सीरियस एंड फोकस रिगार्डिंग आसियान। तो बिम्स्टेक को एक तरीके से वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करते, नेग्लेक्ट करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बना हुआ है और वो फोकस करते हैं आसियान कंट्रीज को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड बायलैटरल इशूज। बायलैटरल इश्यूज आप देखिएगा हर कंट्रीज के साथ, एक दूसरे कंट्रीज का कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। जैसे म्यांमार का बांग्लादेश के साथ रोहिंग्या इशूज, थाईलैंड का म्यांमार के साथ बॉर्डर इशू, नेपाल का भारत के साथ जियोपॉलिटिकल जो जियोग्राफिकल इशूज है वो बना हुआ है, बांग्लादेश को लेकर भारत के साथ टिस्टा इशू। तो ये जो बायलैटरल इशूज है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग बिम्स्टेक। तो ये हमें भी समझना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट रीजनल इशूज है जो एक बिम्स्टेक को और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनने में रुकावट ला रहा है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी विद इन मेंबर्स। हमें पता है जितने कंट्रीज है आप देखिएगा कुछ ना कुछ इनस्टेबिलिटी बना हुआ है। बांग्लादेश में रिसेंट में तख्ता पलट हुआ, म्यांमार में हमेशा तख्ता पलट होते रहता है। डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर इंडिया कि कैसे आगे बढ़ाए। और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा पैराडॉक्स बना हुआ है। इंडिया इन ए डायलेमा वेयर ही कैन नॉट डिसाइड कि डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़े या अपने फॉरेन रिलेशंस के साथ आगे बढ़े। म्यांमार में दिक्कत है, श्रीलंका जहां पे चाइना का डेप ट्रैप डिप्लोमेसी के कारण वो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, नेपाल के साथ तो भी इनस्टेबिलिटी बना होता। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इनस्टेबिलिटी रिगार्डिंग बिम्स्टेक मेंबर। वो भी एक बहुत बिम्स्टेक वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना। नेवर एंड लेस चाइना इशू, China is always one of the important challenges in every geopolitical scenario where we discuss India. इंडिया के स्टेबिलिटी को लेकर जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स जहां भी लेंगे चाइना हमेशा प्रेजेंस रहता है। तो चाइना इशू वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पे देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना हुआ। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हेन वी डिस्कस अबाउट बिम्स्टेक। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द recent
डेवलपमेंट रिगार्डिंग बिम्स्टेक। आपने पढ़ा होगा, देर इज अ ट्वीट बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कि नाउ बिम्स्टेक बिकम ए लीगल पर्सन। ये क्यों ट्वीट किया गया था कि इन प्रेजेंट लास्ट कुछ मंथ में 2024 में बिम्स्टेक एडॉप्टेड चार्टर। तो ये चार्टर क्या होता है? इससे पहले कोई चार्टर नहीं था जो बिम्स्टेक ने अडॉप्ट किया था। इन 2022 जो श्रीलंका में सबमिट हुआ था, वहां पे डिसाइड हुआ था कि बिम्स्टेक नाउ अडॉप्टेड देयर चार्टर। चार्टर का मतलब हो गया रूल्स रेगुलेशन लॉ। इससे पहले कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। आपको मन है तो आप कोई लॉ ला रहे हैं, मन हुआ तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं होता था, वो एक डायरेक्टली किसी मेंबर्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था। जब आपके पास चार्टर आ गया, लॉ आ गया, तो इट मीन्स दैट दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंट्रीज जो मेंबर्स होते हैं। दूसरा, अब आने वाले समय में इसका एक्सपेंड भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वर बन सकते हैं, अपना मोटो होगा, अपना फ्लैग होगा, अपना एंथम होगा, अपना एक तरीके से लोगो होगा। तो ये जो बिम्स्टेक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2022 में श्रीलंका में आज चेयरमैनशिप पे डिसाइड हुआ कि बिम्स्टेक का अब अपना चार्टर होगा एंड ऑल कंट्रीज हैव फाइनलाइज्ड, और वो अपने अपने पार्लियामेंट में अपने अपने जो उनके जो स्टेट जहां से लॉज पास होते हैं कंट्री के, वहां पे उन्होंने पास कर लिया। सिर्फ नेपाल हैव नॉट फाइनलाइज रिगार्डिंग चार्टर। फिर उनके जब वहाँ बिल लाया गया तो वहाँ डिसाइड किया गया कि ठीक है, हम बिम्स्टेक चार्टर होना चाहिए, एंड नेपाल के पास वहाँ भी उन्होंने रेटिफाइड कर दिया दिस चार्टर। उसके जाकर लास्ट में डिसाइड हुआ कि बिम्स्टेक का अपना चार्टर होगा और एक तरीके से उसे इंटाइटल कर दिया गया लीगलिटी या लीगल पर्सन। क्योंकि बिम्स्टेक सिर्फ नेपाल के कारण रुका हुआ था, इसलिए कि आपको पता है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। तो ऐसा माना जा रहा था कि बिम्स्टेक धीरे धीरे सार्क को रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन नेपाल में दो बिल लाए गए, एक बिल लाया गया टू अडॉप्ट चार्टर रिगार्डिंग बिम्स्टेक, और दूसरा द रिलेवेंस एंड द स्कोप ऑफ सार्क नेवर रिप्लेस्ड बाय बिम्स्टेक। वो भी बिल पास किया गया। तो वहाँ एक एश्योरेंस दिया गया इन द पार्लियामेंट कि ठीक है, आने वाले समय में सार्क को कोई रिप्लेस नहीं करेगा, उसका रिलेवेंस बना रहेगा। तो फॉर दैट रीजन ये इतना डिले हुआ, लेकिन लास्ट जाकर नेपाल ने भी पास कर दिया एंड बिम्स्टेक नाउ बिकम ए लीगल पर्सन। तो ये बहुत न्यूज में रहा था, हो सकता है इसको लेकर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेकर इस पर क्वेश्चन आए। लास्ट, व्हेन वी डिफ्रेंशिएट सार्क, बार बार ये सार्क टर्म आ रहा है रिगार्डिंग बिम्स्टेक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए। When we talk about the formation, आपको पता 1985 में सार्क बना, when प्री कोल्ड वॉर एरा गोइंग ऑन, और बिम्स्टेक बना 1997 में पोस्ट कोल्ड वॉर। When we talk about the area, तो ये साउथ एशियन कंट्रीज पे फोकस है। दूसरा, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का ब्रिज का काम करती है, एंड बोथ एरियाज वेर लोकेटेड इन दिस बिम्स्टेक। तो दोनों रीजनल तो है, लेकिन we can say this is more broad compared to SAARC. So this is very important differentiate when we talk about the SAARC and BIMSTEC. दूसरा, asymmetric power of balance, asymmetric power of balance, और ये symmetric power of balance है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे डोमिनेट बाय इंडिया एंड पाकिस्तान माना जाता है। सार्क एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हो गया था कि उन दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होता था वहां पे रिजॉल्व, वहीं पे डिस्कशन होता था, बाकी कंट्रीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। तो धीरे धीरे रिलेवेंसी खत्म हो गया, एंड ड्यू टू द टेररिज्म एक्ट बाय पाकिस्तान, सार्क तो एक तरीके से पूरा एक तरीके से उसके जो फॉर्म थे, उनके जो ऑब्जेक्टिव थे, उनको डिसॉल्व करते गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि समय के साथ बिम्स्टेक बिकम ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, दिस इज टॉक अबाउट द रीजनल पॉलिटिक्स, and when we talk about the BIMSTEC, this is economic cooperation. So these all are the important point when we talk about SAARC and BIMSTEC. This is very important when we talk about the BIMSTEC. और ये
हमारे पॉलिसी समझने के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑल कंट्रीज आर, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट कंट्रीज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक एरियाज है जहाँ से सवाल आ सकता है इन द अपकमिंग बीपीएससी मेंस। नेक्स्ट टॉपिक व्हेन वी यूज, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम ऑफ ग्रुपिंग को हमने कवर कर लिया, एक दो छोटे ग्रुपिंग्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़िए, जो भी मैं मेंस क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको प्लीज़ राइट टू अंडरस्टैंड कि आप कितना चीज़ समझ आ रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।